मित्रों शुभ नमस्कार। आज हम बात करेंगे कला, साहित्य, सौंदर्य, प्रेम, ऐश्वर्य, भोग, सांसारिक जो आकर्षण का केंद्र बिंदु है उसके कारक ग्रह शुक्र की राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, पर्यावरण पर क्या प्रभाव स्थापित होगा, देश पर क्या प्रभाव स्थापित होगा, हम सबके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन होगा जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, गोचरीय परिवर्तन होगा। देखिए, गोचरीय परिवर्तन का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि पूरा परिदृश्य में परिवर्तन होगा। कुंडली के जिस भाव में, मजबूत स्थिति में, बलहीन स्थिति में और कारक स्थिति में जब ग्रह बैठता है तो उसी प्रकार गोचरीय परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है। तो मूल कुंडली अलग चीज है, गोचरीय परिवर्तन ग्रहों का एक सामान्य परिवर्तन है जिसका सामान्य प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि गोचरीय परिवर्तन में भी ये गलत जगह पर जा रहे हैं, अकारक होकर जा रहे हैं, नकारात्मक रूप से जा रहे हैं और मूल कुंडली में भी नकारात्मक हैं तो ज्यादा नकारात्मकता प्राप्त होगी। इसी प्रकार जब ये अच्छे भाव में जा रहे हैं और मूल कुंडली में भी अच्छे भावों के कारक हैं तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा, या यूं कहें कि उसके प्रभाव में खूब तीव्रता के साथ वृद्धि हो जाएगी। तो शुक्र का परिवर्तन मिथुन राशि से कर्क राशि में होने जा रहा है, चंद्रमा की राशि में जा रहा है, स्त्री कारक राशि में जा रहे हैं और स्त्रियों के कारक ग्रह भी शुक्र हैं। तो यहां जाकर के बहुत नकारात्मक फल प्रदायक नहीं होंगे, शुभ फल प्रदायक हो जाएंगे। तो आपकी राशि पर, आपके लग्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के लिए क्या कुछ लेकर आने वाले हैं, क्या परिवर्तन होगा, कहां हमें सचेत रहना है, इसकी भी चर्चा हो जानी चाहिए। तो कब से? 21 तारीख को, दिन सोमवार से इनका परिवर्तन हो चुका है। हम विलंब हैं आप लोगों को शुक्र के परिवर्तन की जानकारी देने के लिए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। तो इनका परिवर्तन 21 जून 2021 को हो गया है और कब तक रहेगा? तो 16 जुलाई 2021 तक कर्क राशि में रहकर के चराचर जगत को हम सबके सहित प्रभावित करेंगे। तो हिंदुस्तान की कुंडली वृश्च लग्न की है और कर्क राशि की है, तो लग्न के हिसाब से लग्नेश हो गए और राशि के अनुसार पंचमेश होते हैं, सुखेश होते हैं, सुख के कारक होते हैं और सुखेश होकर के कर्क राशि में जा रहे हैं, यानी राशि पर जा रहे हैं, लग्नेश होकर तृतीय भाव में जा रहे हैं। तो दोनों ही स्थितियां अच्छी जानी चाहिए, प्रगति कारक होगी, यानी राष्ट्र की उन्नति के दो द्वार खुलेंगे, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, थोड़ा सा सकारात्मक परिणाम देखने को हमें प्राप्त होगा। लेकिन हमें सतर्क कहां रहना है, क्योंकि इनका परिवर्तन कर्क राशि में हो रहा है और वहां पहले से ही मंगल नीच राशि के होकर के विद्यमान है, इसलिए मंगल का जब संयोग होता है तो थोड़ा सा नकारात्मक विचार भी दिखता है। शुक्र के प्रभाव से नकारात्मकता दिखती है, शुक्र के प्रभाव से नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता है। थोड़ा सा शुक्र के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है, जैसे भोग में वृद्धि अधिक हो जाती है, भौतिकवादी व्यक्ति अधिक हो जाता है, प्रेम का दुरुपयोग ज्यादा होता है, देखने को ऐसा मिलता है। अच्छा, महिला स्त्री कारक ग्रह है, मंगल नीच के हैं, तो एक चीज के प्रति हमें सावधान रहनी है कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी बड़े महिला व्यक्तित्व की क्षति हो सकती है, चाहे वह राजनीति के क्षेत्र से जुड़ी हो, चाहे वह कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, चाहे वह प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हो या अथवा व्यापार के क्षेत्र से जुड़ी हो। किसी भी क्षेत्र के उच्च पदस्थ महिला के साथ अरिष्ट की सूचना प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। प्रदेश पर आएंगे तो प्रदेश स्तर पर भी इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, विशेष करके कला क्षेत्र में हो और ऐसी महिलाएं जिनका उम्र थोड़ा ज्यादा हो, जैसे 45 साल से ऊपर की हो, तो उनको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता है मंगल।
अब हम राशियों पर, लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा कर लेंगे। तो मेष लग्न पे क्या प्रभाव डालेंगे, मेष राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे। तो मेष लग्न वालों के लिए क्या हो जाते हैं, सप्तमेश हो जाते हैं, धनेश हो जाते हैं, और चतुर्थ भाव में दिग्बली होकर के मजबूत स्थिति में जा रहे हैं। लग्नेश के साथ जाएंगे, लग्नेश नीच के हैं, तो थोड़ा सा दांपत्य में टकराव की स्थिति, घर में हल्का सा विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसके कारण, आपकी नकारात्मक विचारों के कारण, आपके नकारात्मक सोच के कारण। इसलिए सोच में शुद्धता रखिए, सोच में सकारात्मकता रखिए, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। शुक्र व्यापार के भी कारक हैं मेष लग्न में, मेष राशि वालों के लिए, इसलिए धन प्रदायक और व्यापार के नए मार्ग खोलने वाले होंगे। जीवन साथी का सहयोग सानिध्य तो मिलेगा, लेकिन आप अगर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। धनागम होगा, वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं वो ऐसा कुछ कार्य करेंगे कि सुख की अनुभूति होगी, सुख में वृद्धि होगी, सुखों में वृद्धि हो जाएगी। गृह और वाहन सुख में वृद्धि होगी, माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा इस अवधि में। अब हम बात करेंगे वृष लग्न के लिए, वृष राशि वालों के लिए। तो वृष राशि में फिर वही स्थिति बन जाती है वृष लग्न में कि ये तृतीय भाव पर जा रहे हैं और सप्तमेश मंगल नीच के मंगल के साथ जा रहे हैं। तो लग्नेश होकर के मंगल के साथ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा, क्योंकि सप्तमेश भी, अब यहां पर मेष लग्न में शुक्र सप्तमेश होते हैं और यहां पर वृष लग्न में मंगल सप्तमेश होते हैं और मंगल नीच के हैं। इसलिए दांपत्य जीवन में टकराव की स्थिति, जीवन साथी के साथ तनाव की स्थिति, प्रेम संबंधों में हल्का सा तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन तनाव ऐसा नहीं होगा कि बहुत नकारात्मक हो जाए। अब एक गलतफहमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, गलतफहमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जीवन साथी के साथ, प्रेम संबंध के साथ। मनोबल में वृद्धि जरूर होगी, सम्मान में वृद्धि की स्थिति बनती है इस अवधि में। तो इस तरह से अब वृष राशि वालों के लिए, वृष लग्न वालों के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा इस अवधि में। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए। मिथुन लग्न में क्या हो जाते हैं, ये व्ययस हो जाते हैं और पंचम के कारक होते हैं, विद्या के कारक होते हैं, द्वितीय भाव में जा रहे हैं। तो पंचमेश होकर के द्वितीय भाव में अच्छी स्थिति है। मंगल के साथ रहेंगे तो थोड़ा सा स्वरूप में नकारात्मकता भले देखने को मिलेगी, लेकिन अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से वृद्धि होगी। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। कुटुंब में कुछ नया कार्य होगा। आप व्यापार में कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ आप व्यापार वृद्धि के लिए कार्य कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम कर्क लग्न वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क लग्न में सुखेश हो जाते हैं, लाभ के कारक हो जाते हैं। प्रायः देखा गया है कि कर्क लग्न में अथवा कर्क राशि वालों के लिए शुक्र नकारात्मक फल प्रदायक नहीं होते हैं, शुभ कारक होते हैं। यद्यपि कहीं कहीं पर बाधा के रूप में भी कार्य करते हैं, परंतु यदि आपका मनोबल ठीक है, आप कर्म प्रधान व्यक्ति हैं, कर्म में सकारात्मकता रखते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, तो निश्चित तौर पर मानिए कि यह परिवर्तन आपके मनोबल में, आपके सम्मान में, आपके गुणों में, आपके सोचने समझने की क्षमता में, आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में, आपके प्रगति में एक सकारात्मकता देखने को मिलेगी। सकारात्मकता का बोध इस अवधि में जरूर होगा। अब उसके बाद हम आते हैं सिंह लग्न वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह लग्न में ये दशम के कारक हो जाते हैं, राज्य भाव के कारक हो जाते हैं, पराक्रम के कारक हो जाते हैं और व्यय भाव में जा रहे हैं, द्वादश भाव में जा रहे हैं। तो आप सब जानते भी हैं कि शुक्र ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनको द्वादश का दोष नहीं लगता है, वहां जाकर के और बलवान हो जाते हैं, भोग में वृद्धि कर देते हैं। लेकिन दशम के कारक होकर हैं, इसलिए कार्य क्षेत्र में अवरोध पैदा हो सकती है, पराक्रम में कमी दिख सकती है, लेकिन आपके सुख में, सुख संसाधनों में, यात्रा में, विदेशी यात्रा में, व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि की दृष्टि से बात किया जाए, राजनीति के क्षेत्र में वृद्धि की बात की जाए, तो इस अवधि में सकारात्मकता देखने को मिलेगी। लेकिन कर्मगत बाधा जरूर आएगी, इसका ध्यान रखिएगा। आंतरिक
रोग या कुछ ऐसी बीमारी जैसे एलर्जिकल समस्या आपको इस अवधि में हो सकती है, तनाव दे सकती है सिंह लग्न वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न में। तो कन्या लग्न में परम राजयोग कारक ग्रह हैं। क्यों? क्योंकि ये भाग्य के कारक हैं और धन के कारक हैं। तो धनेश और भाग्य होने के कारण परम राजयोग कारक हो जाते हैं, और इनका जो गोचरी संचरण हो रहा है वह लाभ भाव में हो रहा है। तो धनेश का लाभ भाव में जाना बड़ी अच्छी बात है। अचानक से व्यापार में वृद्धि, अचानक से धन में वृद्धि, अचानक से कुटुंब में कुछ सकारात्मक कार्य, अचानक में बहुत दिन से कोई कार्य बिगड़ा हुआ था, इस अवधि में बनता हुआ दिखेगा। भाग्य में परिवर्तन की स्थिति बनेगी, परिवार में सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न होती है। यद्यपि कि मंगल महाराज नीच के होकर बैठे हैं तो थोड़ा सा भाई और बंधुओं की दृष्टि से नकारात्मकता आ सकती है, चाहे वह स्वास्थ्य की दृष्टि से हो या तो उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। लेकिन यहाँ पर भाई बंधुओं को लेकर के तनाव हो सकता है, आपको उनके पक्ष से नुकसान उनको होगा और आपको तनाव होगा, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अब हम बात करेंगे तुला लग्न। तुला लग्न में लग्नेश हो जाते हैं, तुला राशि में लग्न राशि के कारक हो जाते हैं और अष्टम के कारक हो जाते हैं। लग्नेश होने के कारण अष्टम का दोष नहीं लगेगा और इनका गोचरी संचरण होने जा रहा है दसम भाव में। लग्नेश स्वयं दसम भाव में गोचर करेगा और किसके साथ? धनेश के साथ। तो बहुत अच्छी स्थिति बनती है। सप्तमेश धनेश के साथ दसम भाव में गोचर तुला लग्न वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए यह समय लाभकारक है। यह समय बहुत बेहतरीन है। घर में गृह और वाहन सुख में वृद्धि हो रही है। घर में कुछ नया कार्य होने जा रहा है। सम्मान में वृद्धि होगी। व्यवसाय में परिवर्तन की स्थिति बनती है, सकारात्मकता दिखती है। मनोबल ठीक दिखेगा, कार्य करने का मन करेगा। लेकिन सप्तमेश भी वहां बैठे हुए हैं, इसलिए दाम्पत्य जीवन साथी के साथ नोकझोंक की स्थिति, थोड़ा सा तनाव का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए आपको सतर्क रहना होगा। नहीं तो व्यापार के लिए सामाजिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से देखेंगे तो यह सम्मान में वृद्धि करने वाला ही समय है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचरी परिवर्तन कैसा रहेगा। तो भाग्य भाव में जा रहे हैं, तो नवम भाव में गोचरी संचरण होगा, लग्नेश के साथ होगा। तो लग्नेश मंगल हैं, नीच के हैं, और वहां पर सप्तमेश शुक्र हैं और व्ययेश शुक्र हैं, और दोनों साथ में गोचर करने जा रहे हैं। शुक्र का परिवर्तन होने जा रहा है। तो सप्तमेश का नवम भाव में जाना अच्छी बात है। व्यापार में परिवर्तन, रोजगार में परिवर्तन, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, जीवन साथी का सहयोग सानिध्य मिलना, प्रेम संबंधों में मधुरता या उसमें सकारात्मकता आना। दूसरी तरफ खर्च कहां होगा? कुछ नया करने के लिए आप खर्च करेंगे। जैसे आप व्यापार स्थापित कर रहे हैं तो खर्च कर दिए, लेकिन वह व्यापार आगे चल करके आपको लाभ देगा, ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है आपके साथ। तो अच्छी स्थिति है, इसमें दो राय नहीं है। अब बात करेंगे धनु लग्न वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए। तो धनु लग्न में अष्टमेश हो जाते हैं, बहुत अच्छी अष्टम भाव पर जा रहे हैं, और षष्ठेश होते हैं, रोग के कारक हो जाते हैं, और एकादश भाव के कारक होते हैं। तो छठे का कारक होकर के अष्टम में जा रहा तो अच्छी बात है। लाभ के कारक होकर के अष्टम में जा रहा तो लाभ भंग योग बन जाता है। तो लाभ में स्थिति गड़बड़ाएगी, यानी व्यापार में कुछ नुकसान हो सकता है। इस अवधि में सतर्क रहना है आपको। रोग ऋण शत्रु पराजित होंगे। पुरानी बीमारी चली आ रही थी तो इस अवधि में थोड़ा सा रास्ता मिलेगा सुधार के लिए। लेकिन आपको एलर्जिकल समस्या होगी तो सतर्क रहिएगा। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से धनागम हो सकता है। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं आप तो वृद्धि हो सकती है। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से आप लोग जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर इस अवधि में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे मकर लग्न वालों के लिए। तो मकर लग्न में शुक्र परम राजयोग कारक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये सुख के कारक हो गए और दसम के कारक हो गए, पंचम के और दसम के कारक होंगे, क्षमा करिएगा, पंचम के कारक और दसम के कारक हो जाते हैं, और सप्तम में गोचर करने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है
पंचम के क्षेत्र से यानी संतान के क्षेत्र से, दूसरी तरफ दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र से, तीसरी बात राज्य के क्षेत्र से कुछ खुशियां मिल सकती हैं। और ये आज से नहीं है, इसका आरंभ सोमवार की रात से ही है। तो आज सुबह से ही अर्थात 22 तारीख की सुबह से ही इस क्षेत्र में खुशियां मिलनी शुरू हो जाएंगी मकर लग्न वालों के लिए। कहां से? संतान के क्षेत्र से, दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र से और आपके सम्मान के क्षेत्र से यानी पद प्रतिष्ठा के क्षेत्र से कुछ सकारात्मक सूचना प्राप्त हो सकती है शुक्र के इस परिवर्तन के साथ में। लेकिन मंगल बैठे हैं इसलिए चिड़चिड़ापन की स्थिति होगी, लेकिन नुकसान नहीं होगा। जैसे जैसे शुक्र का बल बढ़ेगा, शुक्र का अंश बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके साथ शुभताओं में वृद्धि होती चली जाएगी। अब बात करेंगे हम कुंभ लग्न में। तो कुंभ लग्न में भी ये परम राजयोग कारक हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये भाग्य के कारक होते हैं और सुख के कारक हो जाते हैं। लेकिन इनका गोचरीय संचरण कहां हो रहा है? छठे भाव पर। यह अच्छी स्थिति नहीं है। भाग्य भंग योग बन गया, सुख भंग योग बन गया, तो आंतरिक तनाव, पारिवारिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। भाग्य में अवरोध का सामना करना पड़ सकता है, कार्यों में रुकावट महसूस होगी। सुख के कारक होकर के छठे जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है, एक संदेह मिटाने के लिए कहिए या रोग से मुक्ति के लिए कहिए, यानी कहीं ना कहीं आपको अस्पताल से जुड़ेगा, अस्पताल आना जाना इस अवधि में लग सकता है। इसमें उपाय किसका करेंगे आप? तो आप मूल कुंडली में शुक्र की स्थिति देख लीजिए, वहां उनको बलवान किए रहिए, बस काम खत्म, आपका काम हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं हम मीन लग्न वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए। तो मीन लग्न के लिए, मीन राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं कहे जा सकते। क्यों? क्योंकि अष्टम के कारक हो जाते हैं और तृतीय भाव के कारक हो जाते हैं और इनका गोचरी संचरण पंचम भाव में हो रहा है। इसलिए मीन लग्न अथवा राशि वालों के लिए थोड़ी सी चिंता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कहां से? संतान के क्षेत्र से, स्वास्थ्य के क्षेत्र से थोड़ी सी स्थितियां गड़बड़ा सकती है। तो आप माता दुर्गा की पूजा करिए, आराधना करिए। थोड़ा सा इस अवधि में आपको सतर्क रहना है, विशेषकर महिलाओं के क्षेत्र से, विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र से, विशेषकर संतान के क्षेत्र से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। सूझबूझ के साथ कार्य करिएगा, क्योंकि एक अच्छी बात है आपके साथ कि मंगल भले ही नीच के हैं लेकिन मीन लग्न अथवा मीन राशि वालों के लिए भाग्येश भी होते हैं। तो भाग्येश का पंचम भाव में बैठना बहुत अच्छी बात होती है। तो मंगल महाराज आपको संभाले रहेंगे, लेकिन शुक्र से थोड़ा सा तनाव हो सकता है। क्या होगा? स्वास्थ्य की दृष्टि से, संतान के क्षेत्र से थोड़ी सी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार मेष से लेकर मीन पर्यंत शुक्र के परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा, इसकी चर्चा हम लोगों ने किया। अब फिर हम मिलते हैं शीघ्र ही एक नए विषय के साथ। हाँ, लाइव में भी मैं आने वाला हूं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, जुड़े रहिए और मैं नियमित तौर पर आऊंगा आप सभी के बीच में। अभी हम आपसे मिल सकते हैं प्रयागराज की पावन धरती पर। 4 से 5 दिन रहूंगा, 21 से लेकर के 26-27 तक। उसके बाद लखनऊ का कार्यक्रम बनेगा। तो जो लोग लखनऊ के हैं वह 26 के बाद हमसे मिल सकते हैं लखनऊ में। इस प्रकार शुभ नमस्कार।